हेलो एवरीवन, दिस इज़ आकाश एंड आई एम वेलकम यू ऑल इन एकाग्रता। आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको कहीं यूट्यूब में मिलने वाला है। मैं करवाने वाला हूँ आपको कंप्लीट यूपीपीएससी और यूपीएससी जीएस पेपर 2, जिसके अंदर हम करेंगे लगभग 140 प्लस क्वेश्चन। और ये जो लेक्चर्स होंगे वो कम्प्लीटली फ्री होने वाले हैं। और ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जो लेक्चर्स हैं वो बीच में ही रुक गए हैं या फिर उसके ऊपर कंप्लीट करवाए नहीं जा रहे हैं। आज मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि मैं आपको करवाऊँगा 140 प्लस क्वेश्चंस, जिसके अंदर सारे PYQ की थीम कवर होगी। जितने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, चाहे वो GS पेपर 2 से रिलेटेड कोई भी गवर्नेंस का टॉपिक हो, NGO हो या फिर सिविल सोसाइटी हो, उससे रिलेटेड आए हुए जितने भी क्वेश्चंस होंगे मैं वो यहाँ पर आपको करवाने वाला हूँ। सो आई डोंट थिंक कि किसी ने भी अभी तक यूट्यूब पे ये लेक्चर्स लेके आया होगा अभी तक। और यहाँ पर जो केवल PYQ नहीं होंगे, ये जो GS2 का पूरा मॉड्यूल होगा वो लगभग 140 क्वेश्चंस का होगा, जिसके अंदर हमारे PYQs होंगे, स्टैटिक होगा और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो PYQ से देखते हुए कि जो फ्यूचर के अंदर आ सकते हैं। राइट? तो देख लेते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो कहाँ प्रॉब्लम फेस करते हैं कि इतनी सारे सब्जेक्ट्स हैं हर GS पेपर के अंदर और हमको उसको टैकल कैसे करना होता है। ठीक है, तो देखते हैं हम अपना GS पेपर 2। जैसे कि GS पेपर 2 के अंदर हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस और IR, जिसके अंदर हमें पता है कि पॉलिटी में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसी में फिर गवर्नेंस से सोशल जस्टिस है और IR से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे 4 क्वेश्चन रहते हैं। और बाकी जो सेकंड हाईएस्ट पोर्शन है वो गवर्नेंस और सोशल जस्टिस का है। राइट? तो हर एक सब्जेक्ट के ऊपर आपकी क्लास होगी और वो हाईली PYQ और स्टैटिक और फ्यूचर में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसके बेसिस पर होगी। तो जितना मैंने देखा है स्टूडेंट्स को जो प्रॉब्लम क्या फेस करते हैं कि, तो मुझे लगता है कि मैं इन वीडियो की हेल्प से उस प्रॉब्लम को फेस जो स्टूडेंट कर रहे हैं उसको एड्रेस कर पाऊँगा। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो है हमारा बल्कि लेक्चर्स, कि आपको इतने सारे लेक्चर्स दे दिए जाते हैं कि आप उसको डेफिनेटली आपके जब मेन लास्ट के 2-3 महीने रहेंगे आप उनको रिवाइज़ करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा, बहुत बल्कि नोट्स, हज़ार पेजेस के नोट्स होते हैं पर GS सब्जेक्ट, जो यहाँ पर बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा, कि उनको याद करना बहुत डिफ़िकल्ट है क्योंकि वो टू द पॉइंट नहीं लिखे हुए हैं। कि मान लो कल को मेरे को ये एक टॉपिक दे दिया जाए और मेरे को इस 2 पेज के अंदर वो आंसर लिखना है, तो जो आंसर 4 से 5 पेज ले रहा है, फॉर एग्जांपल मैंने NGO पढ़ा है और वो 4 से 5 पेजेस के अंदर है, तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि उसको हम लर्न कर पाएँ या फिर एग्जैक्ट 7 साढ़े 7 मिनट के अंदर उसको पेपर पर उतार पाएँ। तो यहाँ पर जो आपको नोट्स दिखाए जाएंगे, दिए जाएंगे, वो हाईली एफिशिएंट होंगे, टू द पॉइंट होंगे, कि आपको जस्ट ऐसा करना है कि आपको जस्ट पढ़ना है और उसी को उठा के अपने एग्ज़ाम में डाल के आ जाना है। बिकॉज उसके अंदर सारे के सारे हर पॉइंट्स के ऊपर एक एग्जाम्पल ज़रूर होगा। ठीक है, 10 मार्कर के लिए आपको मिनिमम 10 पॉइंट होंगे और 15 भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि और हर एक के ऊपर एक एक एग्जाम्पल होगा देने की मैंने कोशिश करी है ताकि रिवाइज हो सकें, इसलिए उनको कोशिश किया है मैंने कंसाइज फॉर्मेट में किया जाए। फिर आता है हमारा कि जो बार बार दिक्कत होती है भूलने की, कि यार देखो मैंने आज पढ़ा और मैं फिर भूल गया, अब मेरा कोर्स ख़त्म हो गया, लेक्चर मेरे पे है नहीं। राइट? और इतने बड़े लेक्चर्स होंगे उनको देखना भी बोरियत आ जाती है। तो यहाँ पर जो मैं आपको इसका भी एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। तो सॉल्यूशन क्या है? देखो, इन सारी चीज़ों का सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या है कि मैं आपको करवाऊंगा PYQ और स्टैटिक, जो ऑलरेडी मैंने बता दिया, जिसके अंदर मैं 140 क्वेश्चंस करवाऊंगा, जिसके अंदर PYQ और दोनों स्टैटिक होंगे। दूसरी चीज़ कि जो लर्निंग की बात है कि बहुत मुश्किल से याद हो रहे हैं, उसके लिए मैं आपको कुछ टेम्पलेट्स पढ़ाऊंगा। राइट? टेम्पलेट पढ़ाऊंगा जिसकी टेम्पलेट आप देखो और कोशिश करो माइंड में उसको जनरेट करने की, उससे आप पॉइंट जनरेट कर लो। कि बोलते हैं ना कि 10 क्वेश्चन मार्कर के अंदर आपको मिनिमम 10 पॉइंट जनरेट कर रहे हैं, उसके एग्जाम्पल जनरेट करने हैं, ये सब। तो वो
पहली बात वो रिवीजन इतना ज़्यादा होता है, दूसरी चीज़ उसके लिए एक टेम्पलेट होती है जो आपको याद करनी ज़रूरी है, तो वो भी टेम्पलेट मैं दूंगा। तीसरी चीज़, आपको डायग्राम ज़रूरी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी क्वेश्चन है उसके ऊपर एक, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आया हमारा गवर्नेंस के ऊपर, ठीक है, मान लो आया, तो गवर्नेंस के ऊपर कोई ना कोई एक डायग्राम होना ज़रूरी है कि फॉर एग्जांपल मैं इसके लिए एक डेफिनेशन लिख दूँ गवर्नेंस की, और मैं एक क्या बना दूँ, एक डायग्राम छोटा सा बना दूँ। तो डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे कि हमने बना दिया एक वेन डायग्राम, यहाँ पर क्या शो कर दिया हमने, मार्केट, यहाँ सिविल सोसाइटी, यहाँ पर गवर्नमेंट, और जब ये तीनों के तीनों मिल जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम्स हैं, इनकी हमको प्रैक्टिस करनी है, और ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, और कैसे इनको यूज़ करना है, वो भी मैं अभी आपको इसी वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। दूसरा क्या हो सकता है, जैसे कि ये डायग्राम हो गया, और कैसे डायग्राम हो सकते हैं जिससे सेम गवर्नेंस से रिलेटेड, जैसे हमारा सिविल सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में क्या होना चाहिए, बेहतर इंटरेक्शन होना चाहिए, तभी जो हमारा गवर्नेंस होगा वो बेहतर होगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम्स को भी हम देखेंगे, जो कि हमारे लगभग कोशिश करेंगे कि हर दूसरे क्वेश्चन के अंदर हमको दिखे, ठीक है। डायग्राम्स ये कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है कि हम पॉइंट कैसे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो पॉइंट जनरेट का हिसाब भी कहाँ पर आएगा, हमारा टेम्पलेट से आएगा, और ये सब कुछ कवर होगा केवल और केवल लगभग 120 पेजेस के अंदर, राइट। और ये सारे 120 पेजेस के हम लगभग मैं पढ़ाऊँगा आपको 30 से 35 लेक्चर के अंदर, ठीक है। और ये कम्प्लीटली फ्री होंगे, और इसका हम देखो लास्ट में मैं बताया था ना, प्रॉब्लम ऑफ फॉर्मूला आप भूल जाते हो, लेक्चर्स होते नहीं हैं, तो इन 30 से 35 लेक्चर को कवर करना और उनको रिवाइज करना बहुत आसान हो जाता है। लगभग अगर हम एक वीक में माने, यानी कि 7 डेज़ के अंदर अगर हमारा एग्ज़ाम पास आ रहा है और 7 डेज़ के अंदर हमें ये GS1 कंप्लीट रिवाइज करना है, वो भी किसके अंदर, 35 लेक्चर्स, यानी कि बहुत मुश्किल से ये 25 आवर के अंदर ख़त्म हो जाएंगे। 25 आवर भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, और हर एक लेक्चर लगभग बहुत रेयर होगा जो 1 आवर से अबव हो, मगर जितने भी लेक्चर्स होंगे 45 मिनट्स के, 45-50 मिनट्स के आसपास के होंगे, ठीक है। और ये सारे के सारे लेक्चर्स हो जाएंगे कम से कम 25 घंटे के अंदर अंदर ख़त्म। तो बहुत ईजी है कि आप एक हफ्ते के अंदर, 7 दिन के अंदर आप इसको कंप्लीट कर लो रिवीजन के हिसाब से। और ये रिवीजन कैसे होगा, ये रिवीजन तब होगा जब ये लेक्चर्स आपको अवेलेबल होंगे, क्योंकि हमको देखकर सुनकर बहुत चीज़ें जल्दी याद होती हैं, ठीक है। एग्ज़ाम में जब एग्ज़ाम पास आ रहा होता है तो बीच में काफ़ी टाइम हम प्रीलिम्स को दे देते हैं, उस चीज़ को एकदम से रिकॉल करना या एकदम से चीज़ों को पढ़ना बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, यानी कि मतलब स्टार्टिंग में जो भागते हैं तो उसको, जो बॉडी को गर्म होने के लिए जो टाइम होता है ना, वो हमको नहीं लगेगा। ये जो प्रॉब्लम है वो यहाँ से हो जाएगी, क्योंकि इस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने वाला हूँ कि ये जो भी वीडियोज़ होंगी वो कंप्लीटली यूट्यूब के अंदर फ्री होंगी, सारे के सारे लेक्चर्स, और आप इनको कभी भी देख सकते हो। और मैं आपसे वादा करता हूं कि ये इनमें से एक भी लेक्चर डिलीट नहीं होगा, और बल्कि जब भी एग्ज़ाम पास आएगा मैं इसी के अंदर कुछ नए लेक्चर्स ऐड करूंगा जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड होंगे, या फिर कुछ मेरे को डाटा बताना पड़ेगा, या हर एक टॉपिक से रिलेटेड अगर मेरे को आपको कोई डाटा देना है जो कि उस ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं इसी के अंदर, इसी सीरीज़ के अंदर मैं आपको ऐड ऑन करते चले जाऊंगा। या नए हर एक टॉपिक के अंदर कुछ नए एग्जाम्पल्स डालने हैं तो वो भी इसके अंदर मैं ऐड करते चले जाऊंगा। डिलीट कुछ नहीं होगा, ऐड ज़रूर होगा वीडियोस के अंदर। तो ये मेरा एक तरह से इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जिसके अंदर मैं बताने वाला था कि मैं आपको क्या डिलीवर करने वाला हूँ, राइट। और जो आपकी, देखो ऑब्वियसली बात है मैं इतने कम पेजेस के अंदर हूँ, ऑब्वियसली बात है शॉर्ट नोट्स होंगे, ईजी टू लर्न होंगे, और डायरेक्टली एग्जाम के अंदर एप्लीकेशन बेस्ड होंगे कि हाँ डायरेक्ट गए एग्जाम में और उसके अंदर हमने यूज़ कर लिए, सारे याद कर ली। बट जो एक्चुअल पेपर है वो हमें पता है कि 15 मार्क्स के लिए 3 पेज है, मतलब UPPCS के लिए 12 मार्क्स के लिए 3 पेज है, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए 2 पेज है। तो ये चीज़ मैंने उसको मद्देनज़र रखते हुए ही इतने पॉइंट्स दिए हैं। तो आपको एक पेजेस, सर्टेन पेजेस में वो जो मैंने मटेरियल दिया उसको कैसे फिट करना है उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी,
उसमें डायग्राम कैसे डालने हैं, कैसे फॉर्मूलेज डालने हैं, वो कैसे यूज़ करना है, वो आपको देखना पड़ेगा। वो भी मैं इसी के अंदर बताने वाला हूँ कि आपको कैसे डायग्राम यूज़ करने हैं, क्योंकि मैंने जो लेक्चर पढ़ाऊँगा उसके अंदर डायग्राम बहुत कम यूज़ हुआ है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि स्पेस बहुत कम है, तो और डाटा बार बार चेंज होता रहता है, तो बहुत डिफ़िकल्ट है कि सेम मैं उस नोट्स के अंदर डाल दूँ और आप फिर बाद में उसको प्रॉब्लम क्रिएट करें क्योंकि स्पेस ना रहे। तो इसलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ कि डायग्राम कैसे बनाने हैं, छोटे छोटे, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया वैसे डायग्राम कैसे बनाने हैं, और डाटा कैसे यूज़ करना है, उन सभी को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आपको ये कम्प्लीटली लेक्चर देने वाला हूँ, और मैं बताऊँगा कि कैसे कैसे हम उस डायग्राम को यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने GS2, जिसके अंदर हम बात करेंगे 140 प्लस PYQ, और GS2 की मास्टर क्लास में आप सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए शुरू करें। देखिए, तो डायग्राम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो मैं आज एड्रेस कर दे रहा हूँ। जैसे कि अब ये देखो, इन डायग्राम्स को कैसे यूज़ करना है। देखो, पहले हल्की सी नज़र डाल दो इन डायग्राम्स के ऊपर कि ये देखो, ये बार ग्राफ टाइप का, ये बार है, ये बार ग्राफ है, ये भी बार ग्राफ है, ये इंडेक्स टाइप का है। ठीक है, ये थोड़ा पाई चार्ट का है, ये थ्योरी बेस्ड है। थोड़ा बस नज़र मारो, मैं क्या बताने वाला हूँ अभी थोड़ी देर में बताऊँगा कैसे यूज़ करना है इन्हें। ये लाइन ग्राफ है, ठीक है, ये कंपैरिजन है, ठीक है, और क्या ये 3 डायमेंशनल है, कहाँ यूज़ करना है वो भी बताऊँगा। ये कुछ ब्लर्स हैं वो भी बताऊँगा मैं। ठीक है, कोई इवोल्यूशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए तो क्या यूज़ करना है, इतना देखा, नज़र मार लो। ठीक है, ये अब इनको कैसे यूज़ करना है, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, ये भी बताता हूँ थोड़ी देर में। इनको यूज़ कैसे करना है, देखो ये आता है हमारा पेज, जिसके अंदर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन लिखा होता है। हमको 3 लाइन के अंदर हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म करना है, और ये जो इंट्रोडक्शन है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। जैसे कि या तो वो डेफिनेशन बेस्ड होगा, या तो वो डाटा बेस्ड होगा, या फिर वो ऐसा होगा कि हाँ, कि रिसेंटली करंट बेस्ड होगा, कि रिसेंटली WHO की ये गाइडलाइंस हैं, FAO ने ये कहा है। ठीक है, आप उसको कोट करते हुए आप ऐसे बोल सकते हो। तो ये आपकी जो इंट्रोडक्शन होगा 3 से 3.5 या 2-2.5 लाइन का हो सकता है, 2 लाइन से कम का नहीं होना चाहिए, 2.5 से 3, 3.5 हो सकता है। और आपको इन 3 फॉर्मेट के अंदर आपको इंट्रोडक्शन लिखना है। ठीक है, फिर अगर उससे रिलेटेड कोई डाटा है, फॉर मान लो कि अगर आप UPPCS कर रहे हो तो UPPCS से रिलेटेड कोई डाटा है, ठीक है, या फिर UPSC करो उससे रिलेटेड कोई डाटा है, या डायग्राम है, आपको वो डाल देना है यहाँ डायग्राम। फिर क्या है, आपको क्वेश्चन, ऑब्वियस सी बात है, जो 15 या 10 मार्क्स है UPSC के अंदर, हमें पता है कि 2 पार्ट के अंदर होता है क्वेश्चन, और बट UPPCS भी अब उसी फॉर्मेट में आ रहा है, मगर उसके अंदर हमें पता है कि 8 मार्क्स का वो होता है और UPPCS के अंदर, और अब वो भी कोशिश कर रहा है कि एक क्वेश्चन को 2 पार्ट में तोड़े। अगर मान लो कि 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, चलो यहाँ पर तो मैंने 3 पेज दिया ना, मान लो चलो 15 मार्क्स का है, या फिर UPPSC के हिसाब से 12 मार्क्स है, तो आपको क्या करना है, तो क्वेश्चन के अंदर लगभग आपको मिनिमम 2 पार्ट दिए जाएंगे और मैक्सिमम 4 पार्ट दिए जा सकते हैं। ठीक है, 4 पार्ट दिए जा सकते हैं ऑन एन एवरेज। अगर मैं 3 पेज वाले के हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से बताऊं, तो आपको 3 पार्ट्स दिए जाएंगे। 3 पार्ट्स कैसे को उसको यूज़ करना है, फॉर एग्जाम्पल आपने इंट्रोडक्शन लिख दिया, यह लिख दिया, तीसरा फिर आ जाता है हमारा ये तीसरा कि फर्स्ट हेडिंग, इसकी फर्स्ट हेडिंग आपको यहाँ डालनी है। ठीक है, और एड्रेस करना है 1 2 3, 3 के आसपास यहाँ पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, और इस पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर कुछ ना कुछ डाटा आपको यूज़ करना है, या फिर कोई ग्राफ यूज़ करना है जो मैंने आपको यहाँ बताया। ठीक है, इस टाइप का कोई ग्राफ यूज़ करना है, अगर वो हो सकता है। फॉर एग्जांपल कोई, जैसे मैंने बताया ना, गवर्नेंस से रिलेटेड कुछ आ गया, या फिर इन्वायरमेंट में आपको ड्रॉट से रिलेटेड कुछ आ गया। ठीक है, तो आपको बताना होगा कि हाँ, साउथ में इतनी ड्रॉट होती है और नॉर्थ में इतनी बारिश होती है, तो आप इसको ऐसे दर्शा सकते हो। ठीक है, तो ये आपको एक एज देगा, और उसको आपको डब्बे में बंद कर देना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट 4-5 पॉइंट यहाँ लिखने हैं। फिर क्या करना है, पॉइंट 2 लेना है और यहाँ पर देख लेना है। अब यहाँ पर अगर कोई डायग्राम बन सकता है तो वह डायग्राम बना लो, नहीं बन सकता तो स्किप कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत कम समय रहता है, 12 से 12.5 मिनट होते हैं, और उसके अंदर हम हर एक में डायग्राम बना सकते हैं। मैं आइडियल कंडीशन बता रहा हूँ आपको कि कम से कम एक डायग्राम आपके उसमें होना चाहिए, एक फार्मूला होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि आप हर एक में डायग्राम भर दो, ये भी नहीं, वो भी ज़्यादा ओवर डूइंग हमेशा बेकार रहती है। एक बेहतर वे में अगर हम चलेंगे तो हमें बेहतर मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये जो यहाँ पर है, हम इन पॉइंट्स को जनरेट करने के लिए टेम्पलेट यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो मैंने बताया है कि ये वाला पार्ट, कि यहाँ से फॉर एग्जांपल यूपीपीसीएस है, तो हमें
यूपी पीसीएस से रिलेटेड हम यहाँ पर मैप यूज़ कर सकते हैं कि इसको प्लस करके ये आया, फिर हमें ये चीज़ आ गई। ठीक है, एग्जाम्पल बताऊँगा कैसे यूज़ करना है इसको। ठीक है, ये फार्मूला टाइप हम यूज़ कर सकते हैं। समझ में आया? हम सेम फार्मूला हम वे फॉर्मेट में भी यूज़ कर सकते हैं और डायग्राम को भी हम वे फॉरवर्ड की तरह यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने वे फॉरवर्ड ऐसे डाला और इसको ऐसे ऐसे करके डायग्राम बना दिया, या फिर हमने पिलर्स ऐसे बना दिए और डायग्राम के फॉर्म में ऐसे बना दिया। ठीक है, तो ऐसे ही बना सकते हैं, और वो क्या कैसे होंगे मैं अभी आपको बताऊँगा, पहले फॉर्मेट बता रहा हूँ। फिर लास्ट में हमको एक कॉन्क्लूजन आ जाएगा, जो वही 2 से 3 लाइन का हमारा शॉर्ट कॉन्क्लूजन होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हम GS1 को ही पढ़ रहे हैं, चलो GS2 पढ़ रहे हैं तो GS2 का ही बारे में बता देता हूँ। GS2 का हम गवर्नेंस पढ़ रहे हैं, गवर्नेंस में हमने पढ़ा ई गवर्नेंस। ठीक है, तो ई गवर्नेंस के हिसाब से हमको उसके अंदर एक डायग्राम चाहिए, एक फॉर्मूला चाहिए, एक टेम्पलेट चाहिए कि हमें एक टेम्पलेट लें और उसको कैसे यूज़ कर लें। अगर ये टेम्पलेट भी नहीं है तो हमें एक सीरीज़ चाहिए होगी, फॉर एग्जांपल कि स्टोरी टेलिंग टाइप की। ठीक है, तो ये भी एक तरह से मैं टेम्पलेट ही मानता हूँ इसको। जैसे कि स्टोरी टेलिंग से मान लो कि एक फार्मर है। ठीक है, फार्मर क्या करता है, अपना ये फील्ड है, इसके अंदर क्या पहले क्रॉप उगाएगा, जब क्रॉप उगाएगा तो फिर क्या वो कहाँ पर जाएगा, मार्केट में जाएगा, फिर मार्केट में जाएगा तो इसको सेल करेगा, सेल करने के बाद क्या होगा, वो उसको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, और जब प्रॉफिट मिलेगा तो उसकी जो फार्मर की इनकम क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी, डबल द फार्मर इनकम। ठीक है, तो इस टाइप की थोड़ी सीरीज टाइप का हम को याद करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा स्टोरी टाइप की। ठीक है, देखेंगे जब क्वेश्चंस पढ़ेंगे। इतना समझ में आया? तो थोड़ा सा अब ध्यान लगा लेते हैं अपने डायग्राम्स के ऊपर कि कैसे कैसे कहाँ कहाँ इन चीज़ों को यूज़ करना है। तो देखते हैं डायग्राम को कैसे यूज़ करना है। तो देखो मैं दोनों के लिए बताने वाला हूँ, यूपीएससी के लिए और यूपी पीसीएस के लिए भी। ठीक है, तो मान लो आपको कोई इन्वायरमेंट का क्वेश्चन है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड का कोई क्वेश्चन है, तो उसमें कैसे यूज़ करना है, ये वाला ये बार ग्राफ टाइप का डायग्राम है कि देखो एवरेज इंडिया के अंदर रेनफॉल यहाँ पर इतनी होती है, मगर बुंदेलखंड के अंदर इतनी होती है, मगर जो बुंदेलखंड जो रीजन है उसके ऊपर कम ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे जो डायग्राम हैं, या फिर जैसे बुंदेलखंड रीजन में कम ध्यान दिया जाता है, जिसकी वजह से जो लोगों के बीच में इनसिक्योरिटी होती है, बाकी लोगों को देखकर वो ज़्यादा बढ़ जाती है, तो एक इंटरनल सिक्योरिटी का भी एक इशू आ जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ों के अंदर हम इस डायग्राम को ऐसे यूज़ कर सकते हैं। बाकी आप खुद थोड़ा दिमाग लगाएंगे कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने कुछ बता रखा है कि कोई भी मान लो एक इन्फॉर्मेशन है, फैक्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, कि बता रहे हो कि पहला तो ऐसा था बट ऐसा हो गया है। ठीक है, पहला कम था अब ज़्यादा हो गया है। ठीक है, जैसे कि मान लो कोई भी डाटा देख लो कि पहले जो इतने पेंडिंग केसेस थे अब इतने पेंडिंग केसेस हैं। ठीक है, कि उसके अंदर क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है, कितना इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है वो इसके अंदर दिख जाता है। ठीक है, अगर जुडिशरी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन ना आया तो। इन्वायरमेंट से रिलेटेड मैंने बता ही दिया। ठीक है, फिर दूसरा आ जाता है हमारा कि जैसे पर कैपिटा इनकम से आ जाता है हमारा कोई डाटा कहीं से आ गया, फिर इसको हम इसके फॉर्म में दिखा सकते हैं। लैंड होल्डिंग कितनी है उससे दिखा सकते हैं। डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखा सकते हैं। तीसरा हम क्लाइमेट से रिलेटेड आया तो देखो रिन्यूएबल एनर्जी दिखा सकते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी हमारे इंडिया की इतनी है कंपेयर टू चाइना की इतनी है, यूएस की इतनी है, ऐसे करके। ठीक है, इकोनॉमी से रिलेटेड हम चीज़ें फैक्ट इसके अंदर दर्शा सकते हैं। ठीक है, स्टैटिक। दूसरी चीज़ है कि इस टाइप ऑफ ये टाइप ऑफ डायग्राम है, इसमें हम कैसे कैसे कर सकते हैं, जैसे कि मान लो सोसाइटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया जिसके अंदर लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हो कि मेल का इतना है और फीमेल का इतना है। ठीक है, मगर मतलब जैसे कि हाँ, अब यही जब आगे आया मतलब कुछ सालों बाद, ठीक है, कि इसका मेल फीमेल का थोड़ा बढ़ा और मेल का भी थोड़ा बढ़ा। ठीक है, मगर ऐसे कम जिसके अंदर 2 स्टिक बन रही हों। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है 2 स्टिक बन रही होंगी तो 2 कंपैरिजन कर रहे होंगे 2 के बीच के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हम मेल एंड फीमेल के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं कि लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन कैसा है। कंपैरिजन कर रहे होंगे सेंट्रल लिस्ट और स्टेट लिस्ट के बीच में। ठीक है, कि एक सेंट्रल लिस्ट होगी एक स्टेट लिस्ट होगी। तीसरा कि हम कंपैरिजन कर रहे होंगे प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर के बीच में। ठीक है, कि प्राइमरी सेक्टर ये रहा, सेकेंडरी सेक्टर ये रहा, टर्शियरी सेक्टर ये रहा।
ठीक है। हम इसके अंदर कंपेयर कर रहे होंगे इंडस्ट्री से रिलेटेड की रोड और रेलवे से रिलेटेड कि कैपिटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की हाँ 2025 के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना था, फिर और कैपिटल एक्सपेंडिचर इतना था और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इतना था, कितना 2000 के आसपास। ठीक है, फिर यही बढ़ के 2010 के अंदर इतना हो गया, फिर यही बढ़ के 2025 के अंदर इतना हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ आ गया। ठीक है, तो ऐसे देख सकते हैं। दूसरा ये वाला डायग्राम हो जाता है हमारा कि देखो टॉप परसेंट जो 1% ये दिखा सकता है हमारे इनकम इनक्वालिटी के ऊपर। ठीक है, तो ऑब्वियस बात है कि सोसाइटी में या सोशल जस्टिस से रिलेटेड हमारा इनकम इनक्वालिटी के ऊपर क्वेश्चन आता है हमारे। उसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन है जिसके अंदर हमारा वेलफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर हमारा DPSP कॉन्सेप्ट लगता है कि वेलफेयर ऑफ स्टेट। ठीक है, आर्टिकल 39। तो इसके अंदर क्या दिखाया गया है कि टॉप 1% जो इनकम है, ठीक है, वो कितना वेल्थ एक्यूमुलेट कर रखा है उसने, 40%। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके दर्शा सकते हैं। एनर्जी का जो एनर्जी है, एनर्जी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हम वो दिखा सकते हैं कि जो इरिगेशन है, ठीक है, वो इतना ग्राउंड वाटर कंज्यूम करती है। ठीक है, इकोनॉमी में हम MSME का दिखा सकते हैं कि MSME का टोटल MSME इतना है और इसका टोटल GDP परसेंटेज कितना है, मतलब कितना फ़ायदा दे रहा है GDP के अंदर, कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, फिर आता हमारा इंडेक्स। इंडेक्स से मान लो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया कि हमारी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर रैंकिंग 134 है। ठीक है, मगर बाकी कंट्री के हिसाब से हमारी उन बाकी कंट्री कितनी है, मतलब कम है, तो एक तरह से नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। तीसरा एक और कर सकते हैं कि हम ऐसे करके थे, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो इसके अंदर हम ऐसे दिखा सकते हैं ऐसे कि ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। ठीक है, तो हम पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पर लिख दें, नेगेटिव पॉइंट यहाँ पर लिख दें, तो एक तरह से बेहतर दिखाने का तरीका हो जाएगा कि ये कुछ इसके पॉजिटिव हैं, ये कुछ नेगेटिव हैं। दिखाऊंगा अभी उसको भी कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। एक टॉपिक लूँगा, ठीक है, मान लो NGO एक टॉपिक लूँगा और उसके ऊपर ये कैसे कैसे जो डायग्राम मैंने अभी दिखाए हैं वो कैसे यूज़ किए जा सकते हैं वो बताऊँगा। दूसरा आता है हमारा थ्योरी बेस्ड। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पर मैंने दे रखा है कि ट्रिपल बर्डन ऑफ सोसाइटी, कि ट्रिपल बर्डन क्या है। जैसे हमारा सोसाइटी के अंदर करप्शन है, यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ करप्शन। ठीक है, करप्शन को बहुत ज़्यादा मतलब मान्यता एक तरह से प्राप्त होगी, उसको इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कर दिया गया है। ठीक है, अब करप्शन नहीं लगता। ठीक है, वो एक पार्ट हो गया। दूसरे मत्स्य राज, तीसरा आ जाता है हमारा पुअर लॉ एंड ऑर्डर। तो हम ऐसे करके एक डायग्राम बना सकते हैं। अब मैंने बता दिया है ये डायग्राम कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज़ हो सकते हैं, तो अब ये मत लिखना कि कहाँ कैसे यूज़ करें डायग्राम को। देखो यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, यहाँ कर सकते हैं, पॉइंट के वे फॉरवर्ड के अंदर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट के अंदर हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, पाई चार्ट जैसे कि हमारा कि क्वेश्चन आया हमारा प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी से रिलेटेड से क्वेश्चन, और उसके अंदर हम परसेंटेज बता रहे हैं कि हमारा इंडियन GDP के अंदर हमारा इसका इतना कंट्रीब्यूशन है, इसका इतना है, इसका इतना है। ठीक है, हम बता रहे हैं ग्राउंड वाटर का कंट्रीब्यूशन कि ग्राउंड वाटर का इरिगेशन में इतना यूज़ होता है। ठीक है, कोल में इतना यूज़ होता है और बाकी सब में इतना यूज़ होता है। ठीक है, ये यानी कि तीनों का डाटा हम इसके अंदर तीनों का डाटा लिखेंगे। मगर जब हमको पता हो कि हमको सिर्फ एक का डाटा पता हो, ठीक है, मान लो कि रिन्यूएबल एनर्जी सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, गुजरात, और वही कितनी परसेंट है, 40% रिन्यूएबल केवल गुजरात से आती है। ठीक है, ये करेक्ट नहीं है, मैं एज ए एग्जांपल बता रहा हूँ। वैसे रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर सबसे ज़्यादा क्या है, गुजराती है। ठीक है, तो मान लो मेरे को परसेंटेज पता है, तो मैं बोल दूंगा कि रेस्ट ऑफ टोटल में से, ओवरऑल में से इतना परसेंट क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी है केवल गुजरात का। ठीक है, ऐसे करके हम यूज़ कर सकते हैं इस वाले डायग्राम को। ये बता ही दिया मैंने। फिर क्या है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन ग्राफ है कि कोई चीज़ बढ़ रही है, ठीक है, कोई चीज़ कम हो रही है। ठीक है, कि यहाँ पर ईयर लिख दिया कि 1971 में ऐसा था, फिर 2010 के अंदर ऐसा हुआ, फिर 2020 के अंदर ऐसा हुआ, या फिर बीच में हमने कोविड जैसे फॉर एग्जांपल ये आ गया। ठीक है, कि इकनॉमी है। ठीक है, इकनॉमी का स्टार्टिंग में हमारी बढ़ रही थी, फिर 2008 का रिसेशन आया, फिर बढ़ रही थी, फिर 2020-21 के आसपास हमारा फिर कोविड आया, फिर हमारे धीरे धीरे पटरी चलने शुरू हो गई बेहतर तरीके से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे करके दर्शा सकते हैं लाइन ग्राफ को। ठीक है, दूसरा एक फ्लोटिंग ग्राफ है। ठीक है, इसके अंदर हम कैसे कर सकते हैं यूज़ कि क्लाइमेट चेंज को दर्शा सकते हैं। ठीक है, कि लगभग 10 साल पहले हमारा इतना था, अब टेम्परेचर बढ़ के इतना हो जा रहा है। ठीक है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं हमारा
इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले कितना पॉल्यूशन होता था, इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद कितना पॉल्यूशन होता है, ठीक है। और तीसरा हम यूज़ करते हैं जैसे सोशल जस्टिस वाला आ गया कि इस पर्टिकुलर डेट से पहले वुमेन को क्या करते हैं के लिए जॉब इतनी थी, अब इतनी जॉब है, ठीक है। इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, इसके वे में पहले इतनी थी अब इतनी है, ठीक। तो हम ये ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आता है हमारा कंपैरिजन। कंपैरिजन में होता है कि यहाँ पर आयरनी बेस्ड है, दिस इज आयरनी, कि एक फॉर एग्जांपल कि हमें पता है कि हमें फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा था ना एक GS1 या GS2 का ही था शायद वो पेपर, शायद सोसाइटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है, 2 साल पहले आया था 2023 के अंदर, कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड, ठीक है, सडन ने क्वेश्चन पूछ लिया सोसाइटी के अंदर। तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो डॉक्टर्स जो साइकोलॉजिस्ट हैं, पहले इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता, मगर इंडिया के अंदर जो मेंटल कंडीशन से रिलेटेड जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, मगर साथ ही साथ जो डॉक्टर हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, वो बहुत कम है। तो ये एक तरह से क्या होगी, आयरनी बेस्ड हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, हमारा स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स में हम यूज़ कर सकते हैं। तो आयरनी बेस्ड कंपैरिजन बेस्ड के अंदर हम इन 3 डायग्राम को यूज़ कर सकते हैं अलग अलग जगह। फिर आता हमारा फॉर एग्जांपल कहीं पर 3 डायमेंशन है, मेरे को आ रहे हैं कि मैंने बताया टेम्पलेट के अंदर आता है हमारा सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, इंस्टीट्यूशनल और टेक्नोलॉजिकल, और क्या हो सकता है हमारा इंस्टीट्यूशनल, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे ये क्या हो गए, टेम्पलेट हो गए। अब ये क्या है, एक तरह से डायमेंशन ही तो है, ठीक है। तो मान लो हमको 3 डायमेंशन बताने हैं, सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, तो हमने इसको ऐसे दर्शा दिया, 3 के लिए ऐसे दर्शा दिया, ऐसे दिखा दिया, ठीक है। फिर जैसे टाइप ऑफ चैलेंजेस कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस, ऑपरेशनल चैलेंजेस, तो हम इसको एज ए बेनिफिट में भी दिखा सकते हैं और चैलेंजेस के अंदर भी दिखा सकते हैं, ठीक है। पिलर्स में दिखा दिया कि मान लो ये मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, ये गवर्नेंस है, गवर्नेंस के कितने पिलर होते हैं, 3 पिलर हो सकते हैं, मैंने ऐसे करके दिखा दिया, जस्ट गवर्नेंस की पहले डेफिनेशन लिखी इंट्रोडक्शन में, फिर मैंने ये पिलर करके दिखा दिया। ऐसे हम डायमेंशन देखो, जैसे मैंने अभी बताया कि अलग 2 डायमेंशन देखा होने कि पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, तो हम पॉजिटिव को ऐसे दिखा सकते हैं, नेगेटिव को ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। हम ऐसे भी दिखा सकते हैं कि टॉपिक का नाम ये यहाँ पर चैलेंजेस ऑफ एनजीओ की चैलेंजेस लिखो, तो यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। इसको हम दिखा सकते हैं कि इंडिया इज़ द फर्स्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ एक्सपोर्ट, फर्स्ट इन फ्रूट्स, और किस में दिखा सकते हैं, राइस प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके दिखा सकते हैं। ऑल द इंडिया इज़ नॉट फर्स्ट इन वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, फर्स्ट हमारा पता ही है चाइना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं कुछ ऐसा बोल दूँ तो उसको एज ए एग्जाम्पल के रूप में लेना, जब मैं पढ़ाऊँगा तब बात अलग है, अभी मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। मान लो कोई क्वेश्चन आया इवोल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है, कि हमें पता है कि 15 या 12 मार्क्स से क्वेश्चन यूपीपीसीएस के अंदर 12, यूपीएससी के अंदर 15 क्वेश्चन आया और उसके लिए 3 पेज दे रखे हैं, ठीक है। टॉपिक पूछ रखे हैं उन्होंने, 2 पॉइंट ही पूछ रखे हैं, क्वेश्चन के अंदर 2 ही पूछ रखे हैं, तो उसके अंदर हमें ज़रूरी है कि एक इंट्रो लिखेंगे, ठीक है, उसके अंदर डायग्राम बनाएंगे। अब डायग्राम मान लो कोई भी एक टॉपिक हो गया, ठीक है, कि पूछ लिया एमएसपी से रिलेटेड पूछ लिया, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से रिलेटेड पूछ लिया कोई क्वेश्चन, ठीक है, या फिर हमारा पूछ लिया वुमेन से रिलेटेड पूछ लिया, ठीक है। तो उसके अंदर हम एक छोटा सा एक्स्ट्रा अपनी तरफ से एक इवोल्यूशन का डायग्राम बना सकते हैं एक्स्ट्रा, ठीक है, कि हल्का सा यहाँ पर केवल डायग्राम बना दो, उसको छोटा सा एक्सप्लेन कर दो। हमको एक्स्ट्रा लिखना पड़ेगा, हमें 3 पेज भरने हैं ना, ठीक है। हमको इसके केवल 2 पॉइंट दे रखे हैं, उसके अंदर कितने ही भर लेंगे हम, 5 भर लेंगे, 7 भर लेंगे, 7 7 14 भर लेंगे, तभी मार्क्स नहीं आएगा, ठीक है। तो हमको ये भरना है, ये भरना है, लास्ट में हमको इसका वे फॉरवर्ड भी देना है, फिर जाके हमारा कंक्लूजन आएगा, ठीक है। तो ऐसे छोटे छोटे डायग्राम हम बना सके ताकि स्पेस भी भर सके और ऑब्वियसली बात है एक बेहतर रिप्रेजेंटेशन भी दिखे, बाकी से हमारी कॉपी अलग दिखे। इवोल्यूशन हम इसको ऐसे करके दिखा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग के अंदर, गवर्नेंस के अंदर हम इसको एज ए ये वाला डायग्राम दिखा सकते हैं, ठीक है, ये वाला डायग्राम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे कहाँ पर डायग्राम आ सकते हैं। सिर्फ ये वाला पार्ट मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, ठीक है, कि मैं आपको यहाँ पर दिमाग वैसे मैंने ऑलरेडी खोल दिया है, आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, चैट जीपीटी भी है, जेमिनाई है, आप उसके अंदर सर्च मारो कि कहाँ कहाँ पर ऐसे डायग्राम यूज़ किए जा सकते हैं, आपको डेफिनेटली मिल जाएंगे, ठीक है। और वहीं पर जाके आप अपने जो भी मैं नोट्स पढ़ाऊँगा उसके अंदर ऐड ऑन कर लेना, ठीक है।
समझ में आया? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर देखो ज़्यादातर डाटा का खेल है। अगर मैंने आपको अभी डाटा लिखवा दिया, मैं बना रहा हूँ 2025 या 24 के अंदर नोट्स, और उसका डाटा मैंने आपको अभी दे दिया, ऑब्वियस सी बात है वो गलत है। ठीक है, डाटा चेंज होते रहते हैं। पिछले साल इंडिया राइस सेकंड पे नंबर पे था, अब है हमारा फर्स्ट नंबर पे, डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, और दूसरा और एक और एग्जांपल ले लो कि अभी इंडिया 4 लार्जेस्ट इकनॉमी हो गया था, मगर अभी सडन हटते ही 2 नीचे बैठ गया। ठीक है, 56 पे आ गया दोबारा, पिछले साल हमारा 4th पे आ गया था। ठीक है, तो डाटा क्या है वो चेंज होता रहता है, इसलिए मैंने आपको डायग्राम बता दिया कैसे कैसे यूज़ करना है। दूसरा चीज़, हमको ये फार्मूलाज कैसे यूज़ करने हैं, जैसे कि ये तो फॉर्मूला जो है कि कॉज बेस्ड, कॉन्सिक्वेंसी बेस्ड, कंपोनेंट, मतलब ये कहाँ कहाँ यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, कि हम सिग्निफिकेंस में यूज़ कर सकते हैं, एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, चैलेंजेस क्या है, वे फॉरवर्ड के अंदर हम इन सभी फार्मूलाज को एज अ पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर वे फॉरवर्ड में क्या कि रिस्पॉन्सिव, ट्रांसपेरेंट ब्यूरोक्रेसी चाहिए हमें। ठीक है, प्लस जब हम मिलेंगे हम, ठीक है, फ्रॉम चलता है माइंडसेट टू सेवा भाव। ठीक है, फ्रॉम रेड टेपिज्म टू रेड कारपेट। इससे क्या हमारा मिलेगा कि कुछ नहीं, गुड गवर्नेंस मिलेगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे तरीके से डायग्राम शो कर सकते हैं वे फॉरवर्ड के तौर पर। ठीक है, और कैसे चैलेंजेस पे, जैसे हमारा डिजिटलाइजेशन एक चैलेंजेस है। ठीक है, इसकी चैलेंजेस क्या है हमारा कि साइबर रिलेटेड थ्रेट है, पॉलिसी पैरालिसिस है, और एक्सपर्टीज़ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिशिएंसी है। ठीक है, हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं। सिग्निफिकेंस में हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, पढ़ लेना आप। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मूले हमको अपने नोट्स के अंदर यूज़ करने हैं। तभी मैंने बोला है कि आपको एक क्वेश्चन के अंदर एक डायग्राम, एक फार्मूला, एक टेम्पलेट करना है, वो बैलेंस भी रहेगा और ओवरडू भी नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा कुछ कर दिया। ठीक है, तो आपको एक डायग्राम, एक फार्मूला, ठीक है, और एक ये टेम्पलेट तो हमें पता ही है, वो आपके ऊपर है और कैसे क्या यूज़ करनी है, और दूसरा मैं बताऊँगा आपको जब पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये कंप्लीट जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो समझ में आई होंगी। तो आई होप आपको कंप्लीट ये चीज़ें समझ में आई होंगी। उससे पहले मैंने जितना भी फ्रेमवर्क बताया वो सही है, अब मैं बता देता हूँ उसको कैसे कैसे यूज़ करना है, वो भी आप देख लो एक बार। तो ये है हमारा एनजीओ का टॉपिक। ठीक है, ये एनजीओ का टॉपिक और सिविल सोसाइटी का टॉपिक। तो वैसे मैं आपको ये जो पीडीएफ आपको दे दूँगा, ठीक है, अपने टेलीग्राम चैनल पर आप वो देख लेना। तो बस इसके अंदर मैं आपको ये दिखाने वाला हूँ कि कैसे हमको यूज़ करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इवोल्यूशन आया एनजीओ का, तो आपको इवोल्यूशन को ऐसे तरीके से दिखाना। आप ये डब्बे ना भी बनाकर दिखाओ, टाइम कम है तो आप सीधा ऐसे करके दिखा दो। ठीक है, ये दिखा दो। फिर आता है जैसे कि ये देखो, पिलर्स में आपको ऐसे दिखा दो कि स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी इज इक्वल टू स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। अब ये स्ट्रॉन्ग कब डेमोक्रेसी कब होगी, जब ये सारी चीज़ें हमको देखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, पब्लिक ट्रस्ट होगा, गवर्नेंस पार्टनरशिप होगी, पीपी मॉडल होगा, टेक्नोलॉजिकल हम एडवांस होंगे, ह्यूमन रिसोर्स होगा, मतलब स्किल्ड रिसोर्स होगा, ह्यूमन एज स्किल्ड रिसोर्स होगा। ठीक है, फंडिंग करेंगे। ठीक है, ये तो सारी चीज़ें। और क्या है, मैंने आपको बताया था एक ये वाला, ये और ये वाला आप ऐसे यूज़ कर लो, या फिर सेम वही वाली बात होगी, आप ऐसे करके इसको ऐसे यूज़ कर लो। यहाँ पर पॉजिटिव लिख लो, यहाँ पर नेगेटिव लिख लो। ठीक है, कि हमारा एनजीओ के पॉजिटिव्स क्या है, वॉच डॉग है, सर्विस डिलीवरी है, पॉलिसी एडवोकेसी है, डिजास्टर रिस्पॉन्स है, ब्रिज कैप करता है, चेक द मेजॉरिटेरियन टेंडेंसी, जेंडर जस्टिस। ठीक है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हमारा नेगेटिव के अंदर आती हैं। फिर क्या आ जाता है हमारा, अब देखो मैंने बताया था ना वो बैलेंस वाला। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पावर, कि एनजीओ का बैलेंस ऑफ पावर कैसे बात करेंगे, कि एनजीओ को इनेबलिंग फैक्टर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि हमें पता है कि अभी अभी एक लॉ आया था जिसके अंदर हमारा बहुत सारे एफसीआरए ने लाइसेंस कैंसिल कर दिए थे। ठीक है, उसके अंदर यूएपीए का मिसयूज़ किया जाता है अगेंस्ट एक्टिविस्ट। ठीक है, एक्टिविस्ट के अगेंस्ट हमारा क्या क्या किया जाता है, हमारा यूएपीए एक्ट लगा दिया जाता है। ठीक है, बहुत रिसेंट केसेस है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, वांगड़ू करके। ठीक है, उनके ऊपर। फिर आता है हमारा लैक ऑफ बेसिक डिजिटल टूल, सिविल सोसाइटी पार्टनरशिप, ठीक है, कम होना। तो ये सारे कुछ कंस्ट्रेंट हैं। ठीक है, अब इसके कुछ इनेबलर फैक्टर्स क्या हैं, कि हमें एफसीआरए को ट्रांसपेरेंट बनाना है। ठीक है, हमें डोनेशन से इंकरेज करनी है ताकि हम अलग अलग एनजीओ का यूज़ कर सकें, पीपीपी यूज़ कर सकें, हम सेल्फ हेल्प ग्रुप को बेहतर बना सकें। ठीक है, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन कर सकें। ठीक है, नीति एनजीओ दर्पण पोर्टल, ठीक है, एनजीओ दर्पण पोर्टल नीति आयोग से मिलकर बना है। ठीक है, तो ऐसी ऐसी चीज़ें हम जहाँ पर
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ऐसे करके दिखा सकते हैं। बाकी मैंने आपको एग्जाम्पल के रूप में दे दिया है, ठीक है। तो ये एक तरह से एग्जाम्पल के रूप में बताया कि ऐसा हम इसको यूज़ कर सकते हैं। कुछ आयरनी बेस्ड भी होते हैं कि जैसे कि हमारा जो एनजीओ है वो लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है, 3.3 मिलियन एनजीओज़ है हमारे। फिर आता है हमारा आरटीआई मूवमेंट ट्रांसपेरेंसी लेजिस्लेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की बात करता है 19C की। नीति आयोग प्रमोट करता है सीएसओ पार्टनरशिप। फिर मगर इसके अंदर आयरनी भी ये है कि 2026 के अंदर इतने सारे जो एनजीओ इनको कैंसिल कर दिया गया, ठीक है। एमनेस्टी ऑक्सफाम इंडिया फोर्स टू क्लोज, इनको क्लोज करने की बात करता है, ठीक है। तो ये सारे उनको रिप्रेस करने की बात करता है। तो एक तरह से कहीं ना कहीं कॉन्ट्रास्ट बेस्ड है, ठीक है, आयरनी बेस्ड शो कर रहा है यहाँ पर। हम इसको डायग्राम के थ्रू भी शो कर सकते हैं, ऐसे करके। यूँ मैंने बताया था ये डायग्राम है, दिस इज डायग्राम, ठीक है, इसको भूल जाओ, ये है डायग्राम। समझ में आ गया। तीसरा चर फिर आता है हमारा वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड को हम 3 हेडिंग में डिवाइड कर सकते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं हम, ठीक है, कि शॉर्ट टर्म मेजर्स क्या हो सकते हैं, मिडिल टर्म मेजर्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म मेजर्स क्या कर सकते हैं, ठीक है। हम इसको चैलेंजेस भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल चैलेंजेस हैं और उन्हीं के हिसाब से हमको वे फॉरवर्ड लिखना होता है। तो उन जो हमारा चैलेंजेस हैं तो उनके हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में ये कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में ये कर सकते हैं और मिडिल टर्म में ये कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे करके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो एनजीओ का ये मैंने टॉपिक दिया था आपको समझाने के लिए, हमको कैसे कैसे चीज़ें यूज़ करनी है, तब जाके हमारा एक परफेक्ट आंसर बनेगा। समझ में आया। तो मैं आपको क्या करके देने वाला हूँ, मैं आपको प्रॉपर पूरा मटेरियल देने वाला हूँ, मतलब पढ़ाने वाला हूँ, और उससे रिलेटेड कुछ डायग्राम होंगे मैं आपको उसी के अंदर बनवाऊंगा, और कुछ जो डायग्राम जो आपकी अपनी तरफ से आपके खुद के दिमाग से बनेंगे वो आपको बना लेना है। तभी मैंने इतना लंबा लेक्चर आपको दिया है, आपको बताया है कि आपको भी वो चीज़ करनी आनी चाहिए, नहीं तो सबका सेम ही हो जाएगा, ठीक है। और जब ये लेक्चर कंप्लीट होंगे, ठीक है, मैं खुद हर टॉपिक के ऊपर क्या क्या डायग्राम बन सकता है, क्या क्या नहीं बन सकता है, ठीक है, मैं उसकी प्रॉपर पीडीएफ लेके आऊँगा और आपको दूंगा टॉपिक वाइज कि आपको यहाँ पर ये सारी चीज़ें यूज़ कर लो। बट हाँ, स्टार्टिंग में चाहता हूँ कि आप खुद करो, ठीक है। मुझे भी इसको बनाने में समय लगेगा, ठीक है, मगर एंडिंग में आपको मैं खुद भी दूंगा, इट्स माई प्रॉमिस, ठीक है। बट वो मिलेगा आपको एंडिंग में, ठीक। तो चलिए नोट्स देख लेते हैं कि मैं आपको पढ़ाने किन से वाला हूँ, ठीक है। तो ये तो हैं शॉर्ट नोट्स, ये तो शॉर्ट वाले हैं, ठीक है, कि 1 पेजर टाइप के। इसके साथ साथ मैं वो वाले नोट्स भी जाऊँगा जो क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होंगे, वो साथ साथ में इसके अंदर चलता रहेगा, ठीक है। तो ये देखो फॉर एग्जांपल जैसे ये सिटीजन चार्टर है, ये सिटीजन चार्टर है, ठीक है, इसकी यहाँ पर डेफिनेशन हो गई, ठीक है। फिर ये इसका ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है, इसके लिमिटेशन चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, ये सक्सेस रेट कैसे होगा, कुछ रिकमेंडेशन है SR टू सेकेंड ARC रिपोर्ट, ठीक है, इसके ये तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ इसके डिसएडवांटेजेस होंगे, चैलेंजेस होंगे, कुछ वे फॉरवर्ड होंगे, ठीक है। तो ये सारे हमने इतने पार्ट में कवर कर लिया। दूसरा सेम जैसे ई गवर्नेंस है, ई गवर्नेंस के अंदर हमने क्या पढ़ा कि इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन पढ़ी, इसके बेनिफिट और उसके यूटिलाइजेशन कैसे होंगे वो हमने इतने छोटे से पार्ट में देख लिया, ठीक है। फिर क्या है इसके प्रॉब्लम चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, ये हमने प्रॉब्लम इसके चैलेंजेस देख लिए सारे के सारे, ठीक है। और ये सारे के सारे ऑब्वियस बात है, ई गवर्नेंस किसी के साथ भी मतलब कोई भी टॉपिक से रिलेटेड पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड हमने इतने सारे एग्जाम्पल दे दिए, अलग अलग चाहे किससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए हम इससे एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमें पता है कि ई गवर्नेंस बहुत सारी चीज़ों से कनेक्ट करके आता है, यानी कि कोई एक टॉपिक है हमें यूपीएससी के अंदर वो दूसरे से कनेक्ट करके पूछ लेगा। तो मान लो ई गवर्नेंस को उसने इंटरनल सिक्योरिटी से कनेक्ट कर लिया, तो हम इसको ये लिख सकते हैं। फिर ई गवर्नेंस को उसने डिजिटलाइजेशन से कर दिया, तो हम ये कर सकते हैं कि सस्टेनेबिलिटी से कर दिया। देखो भाई, ये है शॉर्ट नोट्स, ठीक है। आपको ऐसे नहीं लिखना है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। कैसे लिखना है वो भी मैं बताऊंगा, ठीक है। आप थमो, एक लेक्चर इसके जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसके अंदर आपको कंप्लीट पूरा पता चलेगा कि क्या होने वाला है। दिस इज शॉर्ट नोट्स। देखो एक पेज के अंदर मैंने 2 पार्ट कर दिए बहुत ईजिली, ठीक है। सेम ऐसे ही आपको मिलेंगे, ठीक है। मुश्किल से ये गवर्नेंस एंड सोसाइटी के पार्ट्स होंगे और मैं इनसे आपको पढ़ाने वाला हूँ। पुलिस रिफॉर्म, ठीक है। फिर सिविल सर्विसेज आ गया, फिर पुलिस रिफॉर्म आ गया। थोड़ी थोड़ी बीच बीच के अंदर मैंने यहाँ पर देखो स्पेस भी दिए, ताकि कोई भी डायग्राम या फिर कोई एक्स्ट्रा पॉइंट है आप उसकी तरफ से आप खुद लिख दो, कोई डायग्राम ना लो, ठीक है। थोड़ी सी यहाँ स्पेस दी है, जगह यहाँ पर भी स्पेस दी है। तो हर टॉपिक के नीचे मैंने थोड़ी थोड़ी स्पेस दी है। यहाँ पर भी मैंने जैसे यहाँ पर मैंने डाटा लिख दिया है,
ठीक है, और यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी स्पेस दी है, आप वो भी लिख सकते कर सकते हैं। तो देखो एक्चुअल में जो नोट्स हैं वो बहुत सही हैं, हॉलिस्टिकली बने हुए हैं और हर एक टॉपिक से टच करके हुए बने हुए हैं। ठीक है, कि कैसे उसने GS1 को GS2 से लिंक कर दिया, GS1 को GS3 से लिंक कर दिया। ठीक है, हमें पता है कि हम GS2 पढ़ लें तो हम, बट इंटरनल सिक्योरिटी हम GS3 के अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको दिखाया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको देखनी, जैसे इसके अंदर ही देख लो कि मैंने इसको सोशल जस्टिस को कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट से मिक्स करके पढ़ाया। ठीक है, कि कैसे सोशल जस्टिस सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करता है, कि कैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोशल जस्टिस को प्रमोट करेगा। क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, बस उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ लेक्चर पूरे कर लो, आपको आइडिया हो जाएगा कि कैसे आपको आंसर लिखना है। आपको जिसको जो प्रॉब्लम होती है कि भाई मेरे से क्वेश्चन पढ़ता हूँ बट उसको समझने में थोड़ा दिक्कत होती है, लगातार मैं जैसे पढ़ाऊँगा बताऊँगा बहुत इजी हो जाएगा आपको। विद इन 30-45 सेकंड्स के अंदर आप उसके पार्ट्स को तोड़ लो, स्पेशली यूपीएससी के क्वेश्चन को। यूपीपीसीएस के तो वैसे ही ईजी आते हैं, बट कंटेंट ऑब्वियसली बात है दोनों के अंदर सेम ही होता है कंटेंट। ठीक है, तो और दूसरी चीज़ यूपीपीएससी हमारा इंक्लाइन भी यूपीएससी की तरफ हो रहा है, तो दोनों के लिए कंटेंट सेम ही है। ठीक है, सारे PYQs हैं। ठीक है, तो आप वो सारी चीज़ें देख सकते हो। तो आई होप आपको जो लेक्चर है वो पूरा पूरा समझ में आया होगा। ये हमारी पहली वीडियो है और इसके बाद जितने भी वीडियो आएंगी वो मैंने कुछ टाइम पहले ही रिकॉर्ड कर दी थी, लगभग 1 से 2 महीने पहले। तो उसके अंदर अगर ये लिखाया आए कि 1 मंथ या 2 मंथ बिफोर, क्योंकि मैंने उनको अनलिस्टेड कर दिया था, उसके ऊपर ध्यान मत देना। उसके अंदर कम्प्लीटली यूपीएससी के 2025 तक, यानी कि जस्ट पिछले साल तक जितने भी PYQs आए हुए हैं वो उसके अंदर कवर है। ठीक है, और मैं कोशिश करूँगा कि हर एक लेक्चर डेली एक लेक्चर अपलोड करूँ या फिर 2 दिन में एक लेक्चर अपलोड करूँ। ठीक है, कोशिश मेरी पूरी यही रहेगी। तो फिर ठीक है, लेक्चर को रैप अप करते हैं। सो दिस इज़ आकाश साइनिंग ऑफ दिस सेशन। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट, बिकॉज सक्सेस इज़ इन कंटिन्यूटी।